हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद देव। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो काफ़ी दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं। इसमें एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बताऊँ मैं पहले कि एग्ज़ाम कब होगा। कमेंट आ रहे थे वीडियोज़ पे, एग्ज़ाम नहीं हुआ भाई, एग्ज़ाम नहीं हुआ। काफ़ी दिन 3 महीने से ऊपर हो गए, एग्ज़ाम नहीं हुआ इनका BRC का। तो एग्ज़ाम का ऐसा है, देखो यार, एग्ज़ाम जब भी हो आपकी तैयारी कैसी है ये डिपेंड करता है, ठीक है। एग्ज़ाम चाहे 1 महीने में हो, चाहे उससे पहले हो, उससे पहले ही होगा। अब आपकी तैयारी पक्की रखो, बार बार रिवाइज़ करते रहो सिलेबस, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। अपनी तैयारी पक्की रखो। और जहाँ तक फिर भी बात अगर आप कहें एडमिट कार्ड की, तो वे अपडेट पे आपको यूट्यूब पे मिलता ही रहता है। उसमें आपने साइट पे देख लिया होगा इन्होंने अपने वो बता दिए सेंटर्स वगैरह। सेंटर्स तो जो आपने देखा है वो फेक है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं अपलोड हो रखा। पर एग्ज़ाम फॉर्म के नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम फॉर्म वो रियल है, सेंटर वाला फेक है। और आज आप मान सकते हैं कि आज 24 सितंबर हो चुके हैं, है ना। आज 24 सितंबर है, तो उस हिसाब से अभी भी आपके पास ना अक्टूबर, ठीक है ना, सितंबर से अगला महीना अक्टूबर, 10 से 15 अक्टूबर के आसपास आपको एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसके 10-15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप अक्टूबर एंड या अक्टूबर 20 के आसपास आप मान सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उस हिसाब से आप तैयारी रखें अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को रिवाइज करें। इस वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ, प्लांट ऑपरेटर के लिए टॉप एक्सपेक्टेड MCQ है साइंस के, फिजिक्स के। एडवांस टेस्ट के लिए मैंने टॉप एक्सपेक्टेड MCQ का सेट बनाया है, इसे सॉल्व करते हैं। तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल बातें बहुत हो गई, ठीक है। एग्ज़ाम की बात छोड़ो, एग्ज़ाम की तैयारी करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्लांट ऑपरेटर के 15 MCQ रखे हैं फिजिक्स में। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ भी थोड़ी बहुत ही हेल्प मिले ना वीडियो से तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना भाई, क्या कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, 2 balls are dropped from heights h and 2h respectively. What would be the ratio of times taken by the balls to reach the earth? तो यहाँ पर हमारे पे 2 बॉल्स हैं, ठीक है। एक बॉल मान लेते हैं A और एक बॉल मान लिया B। ये क्या गया क्वेश्चन में कि इनसे हाइट, हमने एक हाइट है h, ठीक है, ये बॉल A, और एक हाइट है 2h, ये बॉल B है यहाँ पर। तो इनको हमने ना क्या गिरा दिया है, ऊपर से गिरा दिया। एक को गिराया है h हाइट से और एक 2h हाइट से ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, छोड़ दिया ऊपर से। तो पूछा गया रेशो बताना है हमें, टाइम टेकन, मतलब जो ये A बॉल को टाइम लगेगा और जो B बॉल को टाइम लगेगा नीचे आने में, उसका हमें रेशो निकालना है, ठीक है। टाइम पीरियड का रेशो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन होती है, 3 इक्वेशन होती है ना लॉस ऑफ मोशन में। तो वो उस वाली इक्वेशंस का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन रहती है वो आप यहाँ लगा सकते हैं, S बराबर, एक मिनट, S बराबर UT प्लस हाफ AT²। ये आपने पढ़ी होगी इक्वेशन। तो यानी S बराबर आ गया ना, तो S हमारे पे मान लिया H, पहली बॉल के लिए H हो गया S। U होता है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी। तो हम क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ड्रॉप कर रहे हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0, तो यहाँ पर 0 आ गया, टाइम कुछ भी रहे। 1/2 A यानी कि एक्सकेलेशन ड्रॉप करा है तो नीचे धरती की तरफ आ रहा है, तो किससे आएगा, ऑब्वियस सी बात है G से आएगा। तो T² यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास अगर हम करें यहाँ पर, तो 2h बराबर यहाँ पर GT² आ गया। 2h बराबर GT²। तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, T1 मान लेते हैं इसे, तो आ जाएगा 2h/g का रूट, यही आ जाएगा ना। ये h के लिए है। सेम टू सेम अगर हम T2 निकाल दें तो उसमें क्या था, 2h हाइट थी बस, तो 2 यहाँ पर सीधा 2h डायरेक्ट मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पर रखने के बाद हमारे पास T2 कितना आ जाएगा, √4h/g। ये हमारे पास T1 आ गया और ये हमारे पास T2 आ गया। तो क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया था
रेशो निकालना है इनका T1/T2। तो यहाँ पर T1/T2 अगर जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर बनता है T1/T2। तो वो कितना आया था, √2h/g अपॉन √4h/g। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के बाद साफ साफ पता लग रहा है, तो ये 1:2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कोइल ऑफ एन एरिया 2 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच चेंजेस फ्रॉम 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 8 वेबर पर मीटर स्क्वायर इन 2 सेकेंड्स। फाइंड द इंड्यूस्ड EMF इन द कोइल। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा चैप्टर EMF वाला। तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है E का, यानी कि EMF निकालने का फार्मूला हमें याद है, E का होता है d∅/dt। ये आपने पढ़ा होगा, या इसी को आप del∅ भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी ये माइनस में रहता है, और ये माइनस क्या है, लेंस लो की वो है ना, डायरेक्शन की तरफ से आते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला E = -d∅/dt यहाँ पर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फाई यानी कि क्या होता है हमारे पास, फाई का फार्मूला आपको पता ही होगा। फाई का फार्मूला होता है B.A, यानी कि फ्लक्स। इसका B डॉट होता है ना, B क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, और A क्या है एरिया। तो ∅2 यहाँ जो del∅ रहता है, del∅ का एक्चुअल मतलब ये कह सकते हैं ना ∅2 - ∅1। तो यानी ∅2 B.A अगर हम करेंगे तो यहाँ पर जो B है वो 4 से 8 हो रहा है, 4 से 8 यानी कि 4 का गैप आप कह सकते हैं। तो यानी 4 इंटू एरिया कितना है 2, तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया ना यहाँ पर फाई। तो हमारे पास फाई कितना आ गया, यानी del∅ आप कह सकते हैं 8 आ गया। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा, टाइम ड्यूरेशन कितनी है 2 सेकेंड्स। इंड्यूस्ड EMF हमें निकालना है, तो इंड्यूस्ड EMF सिंपल फॉर्मूला E = -d∅/dt, यानी del∅/dt भी कह सकते हैं, और 8/2 यानी कि 4। हमारे पास कितना आ गया 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 वोल्ट इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द प्रोसेस बाय विच एन अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन, प्योरीफिकेशन, रेक्टिफिकेशन या आयनाइजेशन। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अल्टरनेटिंग करंट यानी AC को DC में जो बदलता है उसी प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, या आप कह सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट बदलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डैश एट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, मिनिमम रहती है, जीरो रहती है या इन्फानाइट रहती है। तो ये आप डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि जो मीन पोजीशन होता है ना, मीन पोजीशन SHM की जो मीन पोजीशन, ये मैक्सिमम इधर आप कह सकते हैं मीन पोजीशन है ना। तो मीन पोजीशन पे क्या रहता है, मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है, इसमें हमें करंट यानी I की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो हमारे पास रजिस्टर लगाए गए हैं, वो पैरेलल में है। तो पैरेलल में इनका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 4 × 4 अपॉन 4 + 4 यही होता है ना पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस, डायरेक्ट फार्मूला R1 R2/R1 + R2। अगर दो रेजिस्टेंस हो तो कितना हो जाएगा 16/8 यानी कि 2। तो नेट हमारा आ गया 2 ओम रेजिस्टेंस, और V कितना दे रखा हमारे पास, V है 2V। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ओम्स लॉ वाला जो होता है ना, V = IR। V बराबर क्या होता है, IR होता है ना। तो यहाँ पर V = IR लगाने के बाद I कितना आ जाएगा यहाँ पर V/R। तो यानी कि V कितना है 2, R नेट कितना है हमारे पास 2, तो कितना आ जाएगा ये काट के 1। तो यानी क्या है I कितना आ गया 1 एम्पियर नेट आ गया। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर B। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा, यहाँ पर ये हमने निकाला है करंट और नेट करंट निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इस वाले रजिस्टर में और इस वाले रजिस्टर में, यानी कि फोरम के 2 रजिस्टर लगे हैं, ये इनमें कितना करंट जा रहा होगा, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा।
ये तो नेट रेजिस्टेंस का हमने निकालना है ना, नेट सर्किट में करंट कितना है 1 एम्पियर। पर इन अगर रजिस्टर का पूछे तो आप क्या आंसर देंगे नीचे कमेंट में बताना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ़ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज़ 0.2 एंगस्ट्रॉम देन फाइंड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पर डी ब्रो वेवलेंथ हमें दे रखी है 0.2 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले इसे मीटर में चेंज कर लेंगे, और लैम्डा यानी कि डी ब्रो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/p यानी कि मोमेंटम, और h क्या है प्लैंक कांस्टेंट। हमें निकालना है मोमेंटम यानी कि p, तो यहाँ पर p हो जाएगा h/लैम्डा। तो h कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन p, और लैम्डा कितना है 0.2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दी। तो करने के बाद ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, ये गया तो कितना आ जाएगा 33, और ये 10⁻⁻10 ऊपर से आके कितनी हो जाएगी प्लस के 10 हो जाएगी, तो ये माइनस की 24 आ गई। तो ओवरऑल कितना आ गया हमारा 33 इंटू 10⁻⁻24, या इसे साइंटिफिक नोटेशन में ऐसा भी कह सकते हैं 3.3 10⁻⁻23। ये हमारा करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज q प्रोपोर्शनल टू। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे कह सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज q है एट अ डिस्टेंस r, इस पॉइंट p मान लो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ये आपको डायरेक्ट याद फॉर्मूला रखना है KQ/r²। यहाँ पर क्या आपको पता होगा 1/4πε0 होता है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है 9 होती है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया प्रोपोर्शनलिटी, तो यानी E और r² का कैसा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और 1/r² पे प्रोपोर्शनल है। साफ दिख रहा है ये K कांस्टेंट Q कांस्टेंट मानते हुए E डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या यूँ कहो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 एक न्यूमेरिकल है। अ कार ट्रैवल 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h एंड रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ 30 km/h, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी इज़। भाई एक कार है, मान लो टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं यहाँ पर d है, टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया d है, ठीक है। इन्होंने कहा इसकी 1/3 यानी कि जो d/3 डिस्टेंस है वो तो चलती है भाई 60 किलोमीटर पर की स्पीड से, 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती है कौन सी d/3 डिस्टेंस, और जो बची हुई डिस्टेंस है रिमेनिंग डिस्टेंस 30 किलो की स्पीड से चलती है। रिमेनिंग कितनी बचेगी 2d/3 बचेगी भाई। अगर टोटल मैंने d माननी है, एक d/3 तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया 2d/3, इसकी स्पीड चल रही कितनी 30। हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको याद होगा, टोटल एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, d रहेगा ना टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस d अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम दो के लिए निकाल लेंगे, एक तो t1 और एक t2। या t1 कौन सा हो गया यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ तो t1 तो इतने वाले के लिए मान लिया मैंने, और t2 इतने, यानी ये कितना था 60 की स्पीड से जा रहा था और ये 30 की स्पीड से, और यहाँ पर d/3 था डिस्टेंस और ये 2d/3। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आंसर दिखता हुआ आएगा। टाइम निकालेंगे t1। अब यहाँ पर टाइम हमें याद रखना है क्या फॉर्मूला आता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d/3 ये आ गया क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखेंगे, स्पीड कितनी है 60, तो यहाँ 60 × 3 डायरेक्ट कर दूँ 120, 180, 60 × 3 180 हो गया सीधा, प्लस 2d/3 तो होगी हमारी डिस्टेंस, और स्पीड मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में जाएगी ना स्पीड, भाई टाइम बराबर होता क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस रख दी 2d/3, स्पीड कितनी है 30, तो 30 × 3 डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ 90। ये कैलकुलेशन है भाई डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, तो आप यहाँ
देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आंसर होगा वो 36 आएगा। आप नीचे कमेंट में बताइएगा आपका आंसर 36 मैच करा कि नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लिया है, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q। एक पार्टिकल है, मास m है, चार्ज q है, इज मूविंग विद द स्पीड v इन अ मैग्नेटिक फील्ड b। b मैग्नेटिक फील्ड है, v स्पीड से मूव कर रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ट्रेस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज r, देन फाइंड द रेशियो ऑफ q बाई m। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा। इसका जो रेडियस पाथ रहते हैं ना, सर्कुलर पाथ, उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, तो mv बाई क्यू बी। ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन की यहाँ पर नीड नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। जो रेडियस का रहेगा mv बाई क्यू बी, m मास है, v वेलोसिटी है और q चार्ज है और b मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर क्वेश्चन में अब यह क्या गया है, रेशियो निकालना है q बाई m का। तो यहाँ पर r क्यू बी हमें आ जाएगा mv, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर दी तो q बाई m निकालना है, तो q बाई m कितना आ जाएगा, v अपॉन आर बी। ये हमारा आंसर b अपॉन आर बी, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इफ़ डी क्यू इज़ द हीट गिवन टू थर्मोडाइनमिक सिस्टम एंड डी यू इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड डी डब्ल्यू इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम, देन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कंक्लूड्स दैट। सीधा द फर्स्ट लॉ के बारे में जो इक्वेशन रहती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की, वो पूछा है। तो ये आपको याद ही है सीधा ही, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू फिजिक्स के हिसाब से रहते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गिव द कंसेप्ट ऑफ, बड़ा आसान क्वेश्चन, सीधा लगाते हुए, इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 12, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई, यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, एफ बराबर क्यू ई। यहाँ पर क्या पूछा गया है, फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है बस, क्यू ई, सॉरी क्यू ई, ऑप्शन नंबर 3, तो ये डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, a liquid drop tends to assume a spherical shape because of centrifugal, surface tension, gravitational या viscous force। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, क्लास 11 से, सरफेस टेंशन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज F, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज हाफ, कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सेम, देन द फोर्स बिटवीन द चार्ज विल बी। ये ऑप्शन आप कमेंट में बताइएगा भाई, इसको ट्राई करना, मस्ट ट्राई करना इसको ना, क्वेश्चन को, बड़ा इजी क्वेश्चन लेकिन ट्राई करना आप। क्वेश्चन नंबर 15, द पावर ऑफ अ लेंस इज़ 2.5 डायप्टर, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज इट एंड व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमें याद है सीधा, फिजिक्स में तो कोई यार फॉर्मूला तो याद होने जरूरी है बहुत। अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल करने जा रहे हो या कुछ भी फिजिक्स का सोल्व करने जा रहे हैं, फॉर्मूले होने बहुत ज़रूरी है याद, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पता है पावर क्या होता है, 1/f फोकल लेंथ, और ये कैसी होती है, इन मीटर, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ फॉर्मूला f का कितना आ जाएगा, 1/p, तो यानी कि 1/p कितना है हमारे पास, 2.5, ये आ गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर से 0 करें तो ये 5 2 10 एंड 5 5 25, तो यानी 2/5 आ गया। पहले तो मैच नहीं कर रहा, तो मैंने बताया था ना ये किस में है, मीटर में। अब मैं सेंटीमीटर चेंज करने की क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दो भाई सीधी, तो ये 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 40, हमारे पास 40 आ गई सेंटीमीटर में फोकल लेंथ। अब क्वेश्चन कह रहे हैं उसका वो बताओ कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स की कॉन्केव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर इसकी कैसी है, पॉजिटिव में है, तो ये कौन सा लेंस रहेगा, कन्वेक्स लेंस रहेगा। और कॉन्केव की कैसी रहती है, नेगेटिव में रहती है, और कॉन्केव की पावर नेगेटिव में रहेगी तो किस में यूज़ होगा, मायोपिया में। कॉन्केव लेंस मायोपिया में यूज होगा, कन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया में यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर। तो बस इसी के साथ आज वीडियो एंड करते हैं। वो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय भाई। पढ़ाई करते रहो, तुम्हारा सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और ऑल द बेस्ट, बाय बाय।